दोस्तों कहते हैं कि हौसला बुलंद हो तो सफलता कदम चूमती है। दोस्तों आज हम जिस महामारी से गुजर रहे हैं यह दिन एक दिन जरूर चला जाएगा। ऐसे में हम लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने घर में ही रहना होगा, मन से पढ़ाई करना होगा और हाँ, जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर लगाएं। यह एक छोटा संदेश चिंटू लर्निंग की तरफ से। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल चिंटू लर्निंग पे। मैं आपका दोस्त पंकज। दोस्तों कल हम एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था जेनेटिक्स। उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन नीट में पूछा गया उसको भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं रिवीजन। जेनेटिक्स का रिवीजन देख लेते हैं एक बार। जेनेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले कल हमने देखा था कि जेनेटिक्स क्या है, किसने दिया था, कितने लॉ है, कितने तरह का होता है, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों लाइफ में रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए आप हफ्ता में 2-3 बार रिवीजन करते रहिएगा। तो पहले हम देखे थे कि जेनेटिक्स क्या है, उसका डिफिनीसन पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था कि जेनेटिक्स कितने तरह का होता है। तो मेनली हम लोगों ने देखा था कि जेनेटिक्स 3 तरह का होता है। पहला ट्रांसमिशन जेनेटिक्स, दूसरा मॉलिकुलर जेनेटिक्स, तीसरा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। इतना तक हम पहुंच गए थे। उसके बाद हमने देखा था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। तो मालूम है आप लोगों को फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल साहब को बोलते हैं, वही दिए थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्हीं को कहा जाता है। उन्होंने कितने ईस्वी में काम चालू किए थे मालूम है आप लोगों को। 1856 से उन्होंने 1856 से 1863, लगभग 7 वर्षों तक इस पर वर्क किए थे, ठीक है। लगभग 7 सालों तक इस पर वर्क किए थे। और एक चीज़ हाँ बता देता हूँ थी, पी प्लांट पे जो वर्क किए थे, पी प्लांट उसका साइंटिफिक नाम है, ये भी पूछा जाता है नीट में, उसका पी प्लांट का साइंटिफिक नाम क्या है। तो पाइसम सेटाइवम नाम है उसका, पाइसम सेटाइवम। ये साइंटिफिक नाम है। लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, देख लीजिएगा आप। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था नीट में इस साल जो है ना, नीट में 2020 में नीट में यही क्वेश्चन पूछा गया था, कितने सालों तक वर्क किए थे। चलिए एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका, कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए गए थे। वो पढ़े थे ना, एनसीईआरटी में दिया होगा उसका चार्ट, वो आप लोग देख लीजिएगा। कल भी हम बोर्ड पे लिखे हुए थे, देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा मेरा, यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं नीट 2020 में क्या पूछा था। इस बार का क्वेश्चन जो था नीट 2020 का, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट varieties did Mendel selected as pair, Mendel selected as pair which were similar, expect in one character with contrasting trace, one character in contrasting trace। ऑप्शन ए था उसमें, पहला जो ऑप्शन था 4, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 14, चौथा ऑप्शन 8। ये 2020 का क्वेश्चन था। बताइए, कल हम लोग जो चार्ट बनाए थे, अब कंट्रास्टिंग ट्रेस जो था 19 का क्वेश्चन है, बताइए कितना होगा।
बताइए इसका जो आंसर होगा, देख लीजिए पहले, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग हमसे पूछा गया, बल्कि ये नहीं पूछा गया है कि इसका पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितना है। हमें ट्रू ब्रीडिंग पूछा गया। यदि हमसे पूछता कि पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेस कितना है, ठीक है, और यदि ऑप्शन में 7 होता है, यहाँ पे 7 यदि ये पूछता तो हम ये ऑप्शन टिक मारते, लेकिन अभी हमसे ट्रू ब्रीडिंग पूछा गया है, ठीक है, तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन 14 होगा, ठीक है। यदि पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस रहता तब ऑप्शन में यदि हमें 7 दिया रहता तो 7 को मारते, क्योंकि 7 पेयर लिए थे, ठीक है। अभी तो यहाँ ट्रू ब्रीडिंग दिया हुआ, इसीलिए 14 होगा। ये इस साल का क्वेश्चन था 2020 का, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन था वो उसी ईयर पे पूछा हुआ था, जो उन्होंने कितने ईस्वी से कितने ईस्वी तक काम किया, उन्होंने उसी चैप्टर पे था, ईयर्स पे दिया गया था क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना वो पूछा गया था आपको 2017 नीट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। Which one from those given below is the period for Mendel hybridization experiment, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन था 1840 से 1850, दूसरा ऑप्शन था इसका 1857 से 1869, तीसरा ऑप्शन था इसका 1870 से 1877, और इसका जो लास्ट ऑप्शन था वो 1856 से 1863। बताइए, ये नीट 2017 का क्वेश्चन था। बताइए क्या होगा आंसर। पढ़े थे हम लोग, पिछले क्लास में पढ़े थे, कितने सालों तक अभी भी रिवीजन किए थे। बताइए क्या होगा। इसका आंसर जो होगा वो 1856 से 1863, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग, और आप लोग भी करते रहिएगा, प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा। दोस्तों पिछली क्लास में जो पढ़े थे, मेंडल वर्क करने के बाद कौन कौन सा लॉ दिए थे, वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कौन कौन सा दिए थे, जो 3 ठो लॉ था। वो पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अस्सॉर्टमेंट था, और हम लोग पढ़े थे, इसको मिटा देते हैं तब तक। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, रिवीजन करिएगा ना तब बढ़िया रहेगा। आप लोगों को हफ्ता में 2-3 बार रिवीजन होना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि हमें जो चीज़ बार बार याद रहता है। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल जो साहब दिए थे, वो पहला लॉ, उसमें पहला लॉ क्या था, उसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे था, और ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था वो ऑन द बेसिस ऑफ किस पे बेस था, ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस पे। उसके बाद हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस पे, उसके बाद हम बताए थे कि ये जो
मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है आज हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। और ये जो लॉ है ना, उससे पहले कुछ हम लोग बेसिक जो है उसका डिफिनीसन जो हमें बार बार आगे आएगा वो भी चीज़ देख लेंगे, क्या होता है वो भी चीज़ देख लेंगे आप। चलिए थोड़ा बेसिक जो है आगे जो हमें दिक्कत ना करें, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसे को कहते हैं क्रॉस बिटवीन पेरेंट विथ वन कैरेक्टर, यानी जब पेरेंट को क्रॉस करवाएंगे तो उसका केवल एक ही कैरेक्टर आएगा, उसी को मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो क्रॉस बिटवीन पेरेंट विथ वन कैरेक्टर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसको बोलते हैं जब पेरेंट को क्रॉस करवाते हैं उसमें केवल एक ही कैरेक्टर है। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए टॉल और ड्रॉप को क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, ड्रॉप को क्रॉस करवाते हैं तो इसका टी लेंगे, इसका क्या स्मॉल टी लेंगे, इसको क्रॉस करवाएंगे तो ये टी होगा, इसको क्रॉस करवाने के बाद टी। तो इसका इसमें केवल एक ही कैरेक्टर आएगा, ये F1 होगा। इसको हेट्रोजाइगस भी बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। अब ये हेट्रोजाइगस क्या होता है उसको भी बाद में देखेंगे। ये समझ गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको कहते हैं? पेरेंट को जब क्रॉस करवाएंगे तो उसका केवल एक ही कैरेक्टर आए, उसी को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस भी ऐसा है, डायहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? तो डायहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे क्रॉस बिटवीन पेरेंट विथ टू कैरेक्टर, ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें यदि दो कैरेक्टर हो ना, पेरेंट के साथ दो कैरेक्टर हो तो उसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। समझ गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं और डायहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं। अब जो है इसके बाद जो हमें आगे जो सेंटेंस आएगा उसका भी देख लेते हैं। जीन किसको बोलते हैं, एलील किसको बोलते हैं, उस सब को देखेंगे बारीकी से। और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, उस सब का देख लेंगे, क्योंकि हमें बार बार आता रहता है, आगे पढ़ेंगे तो बार बार आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीन क्या है। जीन है क्या? जीन को पहले फैक्टर भी बोला गया था, पहले जब वर्क नहीं हुआ था, इस पर ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ था साइंस, तो जीन को पहले हम लोग उतना नहीं हुआ था तो उतना किसी को मालूम नहीं था। तो जीन को पहले फैक्टर ही बोला गया था, साइंटिस्ट सब बोले थे। बाद में साइंस एडवांस हुआ तो उसको फैक्टर से बदल के जीन रखा गया। अब बात उठता है जीन है क्या, ठीक है। तो जीन को हम फैक्टर भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर, ठीक है। इसको फैक्टर भी बोला जाता है। अब जो ये जो है या इट इज़ द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, it is the unit of inheritance. They contain information of parent, they contain information of parent। जीन जो है उसको फैक्टर भी बोला जाता है, और यह जो है वो इनहेरिटेंस का यूनिट है। जीन इनहेरिटेंस का यूनिट है, यह हमें बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है पेरेंट के बारे में, ठीक है। जीन समझ गए। अब जीन के बाद आता है कि एलील क्या है।
एलील है क्या। तो एलील जो है वो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है। एलील जो है वो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म एलील बोलते हैं। यानी एलील किसको बोलेंगे, जैसे देख लीजिए आप, जहाँ पर ये टी जो है कैपिटल टी, ये डिनोट करेगा डिनोटेड टॉल ट्रेस, यानी टॉल जो प्लांट होगा उसको ट्रेस करेगा, टॉल ट्रेस ऑफ कैरेक्टर हाइट। ठीक है। वैसे ही ये जो स्मॉल टी है वो डिनोट करेगा डिनोटेड स्मॉल ट्रेस ऑफ कैरेक्टर हाइट्स। तो एलील्स समझ गए, एलील्स जो है वो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है और अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसी को एलील बोलेंगे। एलील्स में स्मॉल टी जहाँ पर भी रहेगा ना तो समझ जाइएगा वो टॉल को डिनोट करता है, और स्मॉल जो रहेगा टी वो डिनोट करेगा ट्रेस स्मॉल को, स्मॉल प्लांट्स को ट्रेस करेगा। उसके बाद एलील्स को आ जाता है आपका, जो एलील्स के बेसिस पे, एलील्स के आधार पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने तरह का पाया जाता है। एलील्स के आधार पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने तरह का पाया जाता है वो देख लेते हैं। तब तक ये लिख लीजिए, आप लोग लिख लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तब तक पानी पी लेते हैं आप लोग, गर्मी वैसे भी बहुत है। पानी पीते रहिएगा आप लोग, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, नहीं पीजिएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी से। समझ गए, लिख लेंगे, मिटा देते हैं इसको। गर्मी के समय में वैसे भी पानी बहुत पीना चाहिए। अब ये हम लोग देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि एलील्स के आधार पर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस कितने तरह का पाया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस के आधार पर एलील्स कितने तरह का पाया जाता है। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर फाउंड इन ऑन द बेसिस ऑफ एलील्स। contrasting character are found on the basis of alleles। इसमें रिफिल शायद गया होगा, ये ले लेते हैं। लाल से दिखेगा क्या, लाल से दिख रहा है आप लोगों को, लाल से दिख रहा होगा सर। चलिए देखते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर फाउंड ऑन द बेसिस ऑफ एलील्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के आधार पर एलील्स कितने तरह का होता है। तो यह जो है मेनली दो तरह का होता है। पहला जो है वो होमोजैगस और दूसरा हेट्रोजैगस। ठीक है। तो इसका देखेंगे होमोजैगस क्या होता है और हेटेरोजैगस क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे होमोजैगस, कर लीजिएगा हेडिंग, हम तो यहीं से कर लेंगे। होमोजैगस बोलेंगे when only one alleles of a character, when only one alleles of a character is present
present called homozygous। होमोजाइगस समझ गए? होमोजाइगस उसको बोलेंगे जब केवल एक ही एलील्स का करेक्टर प्रेजेंट रहेगा तो उसको होमोजाइगस बोलेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस किसको बोलते हैं? दूसरा हेटेरो, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे होमोजाइगस का एग्जाम्पल ये हो गया आपका एग्जाम्पल, जैसे टी स्मॉल टी ऐसा रहेगा तो होमोजाइगस यही हो गया इसका एग्जाम्पल। समझ जाइएगा, ये देख के आप लोग समझ जाएगा कि ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है, होमोजाइगस इसी को बोलते हैं जब केवल एक ही एलील्स का करैक्टर उपस्थित हो तो उसे होमोजाइगस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ये स्मॉल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है। और दूसरा देखिए ना, अथी वर्ड ऐसे देख लीजिए, होमो मने क्या होता है? होमो मने सेम होता है। साइंस में है ना, बेसिकली हमें वर्ड पे जाना है, वर्ड एक्चुअली कह क्या रहा है। ठीक है, तो होमो मने सेम होता है। ठीक है, होमो मने सेम मने समानता वही। और दूसरा जो है, दूसरा है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस अब यहाँ पे देखिए हेटेरो मने क्या होता है? हेटेरो मने क्या होता है बताइए आप लोग? हेटेरो मने डिफरेंट होता है। ठीक है, डिफरेंट यानी कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है। हेटेरो मने अलग होता है। तो व्हेन टू एलील्स ऑफ कैरेक्टर is present called heterozygous। अब इसको पहचानेंगे कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे देखिए ये हेटेरोजाइगस है, इसमें टॉल भी है स्मॉल भी है। जैसे यहाँ पे पढ़े थे ना, वो जो पढ़े थे उसको मोनोहैबिड क्रॉस जो करवाए थे, टी स्मॉल टी इसका लिए थे टी, इसका लिए थे कैपिटल टी, इसको क्रॉस करवाए थे तो टी आया था। यही है हेटेरोजाइगस। F1 जनरेशन का है। ठीक है, इसमें दोनों चीज़ है, इसमें देखिए टॉल भी है और डॉर्फ भी है। ठीक है, तो यही है हेटेरोजाइगस। ये हेटेरोजाइगस। ठीक है, ये लिख लीजिए, सब समझ जाइएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। लिख लीजिए, मिटा देते हैं। अब बात आता है कि जो मोनोहैबिड क्रॉस में जो क्रॉस करवाए थे टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी का जो क्रॉस करवाए थे, तो वो आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सवाल क्या होता है, जो बता देते हैं आप लोगों को। इंक भरा गया इसमें, इससे लिखते हैं। मोनोहैबिड क्रॉस में जो क्रॉस करवाए थे टॉल का और ड्रॉफ का, ठीक है, डॉर्फ का, तो इसका टी लिए थे तो आपको मन में आया होगा तो इसका टी लिए, टॉल का टी लिए तो इसका डी क्यों नहीं लिए? ठीक है, इसका ऐसे क्यों नहीं लिए, डी क्यों नहीं लिए? ये सवाल आता होगा आप लोगों के मन में। तो देखिए मेंडल साहब बोले थे जिस चीज़ का हम कैपिटल टी लेंगे, जिस चीज़ का भी हम कोई भी लेंगे, तो जैसे इसका टी लिए तो इसका भी हमें स्मॉल टी लेना होगा। जिस चीज़ का हम कैपिटल लेंगे उस चीज़ ही का स्मॉल लेंगे। ये नहीं कि जो हम यहाँ पे टी ले लिए, ठीक है ना, यहाँ पे टी ले लिया इसका डी ले लिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये नियम बनाए थे मेंडल साहब ने। तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे आर ही लिए तो इसका स्मॉल आर लिखेंगे, या यहाँ ए लिए तो इसका स्मॉल ही ए लिखना पड़ेगा, या बी लिए तो इसका स्मॉल बी लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे हम ले लिए आर और इसका ले लिए टी, ये नहीं, डॉर्फ का टॉल का आर ले लिए और डॉर्फ का टी लिए, ऐसा नहीं। ऐसा नियम बनाए थे मेंडल साहब बनाए थे कि जिस चीज़ का हम कैपिटल लेंगे उसका स्मॉल ही लेंगे। तो इसका टी लिए तो इसका स्मॉल ही लेंगे, इसको क्रॉस करवाएंगे, टी होगा,
इसको टी होगा, इस चीज़ का जो क्रॉस करवाएंगे वो हमारा क्या निकला था, हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन का, हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन निकला था। देख लिए इसमें मिक्सिंग है, इसमें प्योरिटी ऑफ गैमेट नहीं है। ठीक है, ये लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे ये इसका टॉल इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी क्यों लिए, समझ गए बोलो। अब हम लोग देखेंगे कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो हम लोग एक हेडिंग बनाते हैं कि द रेशियो ऑफ प्रोजेनी इन F2 जनरेशन। अब हम लोग पहुँचे हैं F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन इज ऑफ टू टाइप। F2 जनरेशन पहुँचे। F1 जनरेशन तो समझ गए होंगे आप किसको बोलते हैं, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो हम लोग पढ़े थे, F1 जनरेशन पढ़े थे ना, F1 जनरेशन किसको बोलेंगे बताइए। F1 जनरेशन जो हम लोग करवाए थे, क्रॉस नहीं करवाए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखिए टी और कैपिटल टी, इसका टी लिए थे और इसका टी लिए थे, इस चीज़ का जो क्रॉस करवाए थे, तब जो आया था रिजल्ट हेट्रोजाइगस आया था ना, हेट्रोजाइगस, उसी को ना बोलते थे F1 जनरेशन। अब इससे हम लोग आगे बढ़े F2 जनरेशन। अब ये F2 जनरेशन दो तरह का होता है। कौन कौन होता है सो देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मिक्सिंग होता है ना, मिक्सिंग वाला आया था ना। अब कौन कौन होता है, तो ये जो F2 जनरेशन इज ऑफ टू टाइप द रेशियो ऑफ के आधार पर पहला जो है वो फिनोटाइपिक रेशियो है। फिनोटाइप पहला क्या है, फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल करेक्टर पर। किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल करेक्टर कैसा है, वो दिखने में कैसा है। ठीक है, एक्सटर्नल करेक्टर इसी को बोलते हैं। तो फिनोटाइप क्या है, तो आइए देखते हैं फिनोटाइप क्या है। इट इज़ डिपेंड ऑन एक्सटर्नल करेक्टर, एक्सटर्नल अपीयरेंस, सही होगा, अपीयरेंस वही होगा, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो फिनोटाइप किसको बोलते हैं, तो इट इज़ डिपेंड ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस, यानी एक्सटर्नल करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कोई ऑर्गेनिज्म है वो बाहरी से किस तरह दिखता है, उसका रंग कैसा है, उसका यानी बाहरी अपीयरेंस किस तरह का है, उसको फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जीनोटाइप। और हाँ, फिनोटाइप को दिए थे मेंडल साहब। ठीक है, इट इज गिवन बाय मेंडल, ये मेंडल साहब दिए थे। अब इसके बाद आता है कि जीनोटाइप क्या है। फिनोटाइप तो समझ गए, एक्सटर्नल अपीयरेंस है ऑर्गेनिज्म का। दूसरा है जीनोटाइप। अब ये क्या है, ये है जेनेटिक मेकअप, यानी जेनेटिक्स इसको किस तरह से बनाया, यानी एक हाथी का बच्चा हाथी क्यों पैदा होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, जेनेटिक मेकअप है। उसको हम जैसे ये देखे थे ना, ये हेटेरोजाइगस, ये टॉल है, तो इसमें आप दिख रहा होगा कहीं पे ये टॉल है, तो ये डॉर्फ क्यों नहीं है। इसको आप F2 जनरेशन में जाएंगे तब इसका अलग अलग होगा, तब हम लोग देखेंगे कि हाँ इसका होगा यही। तो जीनोटाइप है, ये जो है जेनेटिक मेकअप है। ठीक है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक
मेक अप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप और यानी उस ऑर्गेनिज्म का अंदर वाला भाग हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो जेनेटिक मेकअप है, इसीलिए उसका वही है जीनोटाइपिक मेकअप। किसको बोलते हैं? जेनेटिक मेकअप, यानी जेनेटिक्स का जो बना होगा उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी को बोलते हैं। समझ गए? फिनोटाइप किसको बोलता है, जीनोटाइप किसको बोलते हैं। अभी जितना टर्म हम लोग देखें वो बार बार आएगा, इसीलिए हम आपको पहले ही बता दिए जो कि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब दूसरा शब्द है डोमिनेंट, अब उसको देखेंगे हम लोग। डोमिनेंट किसको बोलेंगे, रिसेसिव किसको बोलेंगे। ये तो F2 जनरेशन हो गया, डोमिनेंट यही था। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक और जीनोटाइप क्या था। अब हम लोग देखेंगे डोमिनेंट, लिख लिए होंगे, उठा देते हैं इसको। अब बारी है डोमिनेंट का। डोमिनेंट बोलेंगे किसको? अब बारी है आपका डोमिनेंट। डोमिनेंट, अब ये डोमिनेंट है क्या, देखेंगे उसको। डोमिनेंट है क्या? तो डोमिनेंट रिप्रेजेंट करता है कैपिटल केस ऑफ अल्फ़ाबेट। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल केस ऑफ अल्फ़ाबेट। कैपिटल केस ऑफ अल्फ़ाबेट जैसे हो गया। ये डोमिनेंट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल केस ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसे ये टी बताया था ना, रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट, ये कैपिटल हो गया। और रिसेसिव जो होगा, रिसेसिव जो होगा वो स्मॉल। रिसेसिव माने हिडन कैरेक्टर होगा, ऐसा समझ लीजिए। हिडन कैरेक्टर होगा, हिडन कैरेक्टर होगा। यानी टी जैसे पढ़े थे ना, स्मॉल टी रिप्रेजेंट स्मॉल टी, स्मॉल रिप्रेजेंटेड। ठीक है, हो गया। यही मेन, इसको ड्रॉप बोलेंगे। ड्रॉप यानी छोटा, इसको टॉल बोलेंगे। अभी तक जितना पढ़े हम वो बेसिक चीज़ था, आगे जो भी पढ़ेंगे अब वो इससे रिलेटेड ही रहेगा। इसीलिए हम पढ़ा दिए कि आगे दिक्कत ना हो, जो भी पढ़ाएं आगे दिक्कत ना हो। यहीं तक अभी रहने देते हैं, आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए।